आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की और बात सबसे पहले अग्नि 3 मिसाइल की। लंबी दूरी तक वार करने वाली इस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया गया है। 3000 किलोमीटर रेंज वाली परमाणु क्षमता से लैस इस मिसाइल को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया, जो परीक्षण के दौरान सभी मानकों पर खरी उतरी है। और इस मिसाइल की खूबी को परखने के लिए पहले भी कई बार इसके टेस्ट किए जा चुके हैं और इस बार भी ये टेस्ट के दौरान पूरी तरह से सफल रही है। हालांकि ये अग्नि 3 मिसाइल पहले ही सेना में शामिल हो चुकी है, जिसकी खूबियों के बारे में आपको हम तफसील से आगे बताएंगे। लेकिन पहले अग्नि 3 मिसाइल के सफल परीक्षण की ये रिपोर्ट देखिए। 3, 2, 1, नाउ। मिनट में बीजिंग और 2.5 मिनट में इस्लामाबाद। अग्नि 3 की यही रफ्तार इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी है। अपने नाम के मुताबिक अग्नि 3 की मारक क्षमता इसे सबसे खतरनाक हथियार बनाती है। यानी दुश्मनों के लिए काल का दूसरा नाम अग्नि 3 है, जो एक बार फिर टेस्ट के दौरान सभी पैमानों पर खरी उतरी है। इंटरमीडिएट रेंज की इस बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया। इस सफल टेस्ट के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक अग्नि 3 मिसाइल का परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा और ये हर तरह के मानकों पर खरी उतरी है। ये जो कल का जो हुआ है, ये हमारी आर्म फोर्सेस ने किया है और उस लॉट में से किया है जो हमारी प्रोडक्शन एजेंसीज इसको बना रही हैं। तो हमारी प्रोडक्शन क्षमता को दर्शाता है, हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को दर्शाता है और हमारे मिसाइल की रिपीटेबिलिटी, रिलायबिलिटी को दर्शाता है। तीसरी बात यह है कि इससे हम देश की जो सेल्फ रिलायंस है, अपने मतलब आत्मनिर्भरता है मिसाइल टेक्नोलॉजी में, ये भी इसका क्लियर इंडिकेशन है। और हमारे जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसमें अग्नि 3 एक अहम भूमिका निभाता है। तो ये सब बातें इस टेस्ट से पूरी तरह प्रदर्शित होती हैं, इसलिए ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि सीरीज की इस मिसाइल को सेना में शामिल हुए 11 साल हो चुके हैं, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज 3 से 5000 किलोमीटर बताई जाती है, जिसका मतलब ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल की जद में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आ जाता है। इतना ही नहीं, अरब देश, इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे कई देश भी इसकी जद में आते हैं। यानी चारों तरफ अपनी सुरक्षा के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, जो हमारे टारगेट बिहेवियर है, उसको देखते हुए मिसाइल डेवलप किए हैं। हमने जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रखे हैं वो अपनी थ्रेट प्रोफाइल के हिसाब से रखे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी थ्रेट्स इतने एरिया से आएंगी, तो हमें उसके हिसाब से उसकी रेंज, उसकी एक्यूरेसी, उसकी पेलोड क्षमता को हमने उसी के हिसाब से डिजाइन किया है। तो जो भी आपने डेटा जो अभी आप बताया, वो हमारे थ्रेट प्रोफाइल के हिसाब से चूज किया गया है और इसलिए वो पूरी तरह इतने एरियाज को कवर करता है। पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों से निपटने के लिए वैसे तो भारतीय फौज के जखीरे में एक से बढ़कर एक हथियार हैं, लेकिन जिस तरह से आए दिन ये दुश्मन देश हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं, उसे देखते हुए ब्रह्मोस और अग्नि जैसी मिसाइलों का सेना के पास होना बहुत बड़ी ताकत है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेना के लिए रिसर्च और हथियार बनाने वाली संस्था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने इस मिसाइल को बनाया है, जिसका पहला टेस्ट 9 जुलाई 2006 को हुआ था, मगर वो असफल रहा। डीआरडीओ ने इसमें सुधार किए और फिर 2007 में इसका परीक्षण किया गया, जिसमें ये टारगेट को भेदने में सफल रही। इसके बाद तो साल 2010, 2013, 2015 और 2017 में भी इसके परीक्षण सफल रहे। 1999 के बाद हमने जितने मिसाइल बनाए, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि प्राइम और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और अस्त्रा
और अभी भी जो नए मिसाइल बन रहे हैं, ये हमारी जो टेक्नोलॉजी की नींव उस समय डेवलप हुई, उस नींव पर बन रहे हैं। और इससे हमारे देश की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी की क्षमता है, चाहे वो प्रोपेलर में हो, चाहे गाइडेंस में हो, चाहे स्ट्रक्चर्स में हो, या मटेरियल्स में हो, नेविगेशन में हो, इसमें इतनी ज्यादा परिपक्वता आ गई कि हमारा आत्मनिर्भरता जो है बहुत ज्यादा हो गया। वक्त के साथ खतरे भी बढ़े हैं और जंग लड़ने के तौर तरीके भी बदले हैं। भविष्य की इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए बीते कुछ सालों में देश में कई बेहद घातक और अचूक हथियार बनाए गए हैं, जिनमें कुछ तो सेना को सौंपे जा चुके हैं और कुछ का परीक्षण फिलहाल चल रहा है, जिनकी झलक कभी डिफेंस एक्सपो में देखने को मिलती है तो कभी युद्धाभ्यास के दौरान। इन हथियारों की ताकत को परखा जाता है। अग्नि 3 का सफल परीक्षण इसी की बानगी है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो दुश्मन का नामो निशान मिटाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यानी सीधी सी बात है कि अब ना तो चीन भारत से लगी सीमा पर चालाकी या मनमानी की जरूरत कर पाएगा और ना ही उसका जोड़ीदार पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत करने की हिमाकत करेगा। पड़ोसी होकर दुश्मनों की तरह बर्ताव करने वाले इन देशों को एक बार फिर अग्नि 3 का डर सताने लगा है। भारतीय सेना ने चीन और पाकिस्तान दोनों को ये एहसास करा दिया है कि हमारी मिसाइल पावर घातक भी है और एक्टिव भी है। जरूरत पड़ने पर अग्नि 3 को इस्तेमाल करने से हम चूकेंगे नहीं, और ऐसा हुआ तो खुद को महाशक्ति समझने वाला चीन महज 13 मिनट में बर्बाद हो जाएगा। और रही बात पाकिस्तान की, तो 2.5 मिनट में इस्लामाबाद का सर्वनाश हो जाएगा। वैसे ये कोई हवाई बातें नहीं है और न ही दावे हैं। इस दावे की वजह अग्नि 3 मिसाइल की रफ्तार है। विस्तार से आपको बताते हैं, और इस रफ्तार की अधिकतम गति है मैक 15 यानी 18,375 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यह हुआ कि अग्नि 3 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ती है, यानी दिल्ली से 3,791 किलोमीटर दूर बीजिंग तक जाने में इस मिसाइल को महज 13 मिनट का वक्त लगेगा, जबकि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक 697 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करने में अग्नि 3 को सिर्फ 2.5 मिनट लगेंगे। तबाही की इसी रफ्तार की वजह से युद्ध के मैदान में दुश्मनों को सांस लेने या फिर पलक झपकने का भी मौका नहीं मिल पाता है। 17 मीटर लंबी अग्नि मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है, जिसे 8x8 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से छोड़ा जाता है। मोबाइल लॉन्चर की वजह से इसे कहीं भी छोड़ा जा सकता है। अपने टारगेट से करीब 40 मीटर यानी 130 फीट दूर गिरने पर भी अग्नि 3 मिसाइल 100% तक कोहराम मचा देती है, यानी इसकी जद में जो भी आता है उसका बच पाना मुश्किल है। 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने की क्षमता की वजह से आसमान में मौजूद कोई भी लक्ष्य इस मिसाइल से भेदा जा सकता है। अग्नि 3 मिसाइल में रिंग लेजर, गायरोस्कोप, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, जिसकी वजह से उड़ान के दौरान भी ये मिसाइल अपना रास्ता बदल सकती है। यही नहीं, बल्कि उड़ते समय ही ये इंफ्रारेड होमिंग, रडार सीन कोरिलेशन और एक्टिव रडार होमिंग की मदद से दुश्मन पर अचूक हमला कर सकती है। अग्नि 3 मिसाइल पर 2,490 किलोग्राम वजनी हथियार तैनात किया जा सकता है। अग्नि 3 मिसाइल संभालने की जिम्मेदारी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के पास है। सेना का यह अंग भारत के परमाणु हथियारों का रखरखाव करता है और इस वक्त भारत के पास अग्नि सीरीज की 5 मिसाइलें हैं, जिनका इस्तेमाल पारंपरिक विस्फोटक से हमला करने के साथ ही न्यूक्लियर अटैक में भी हो सकता है। तो ऐसे में अग्नि 3 के अलावा हमें अग्नि सीरीज की 4 और मिसाइलों की रेंज के बारे में भी जानना चाहिए। तो सबसे पहले बात अग्नि 1 की करेंगे, जिसकी रेंज है 700 किलोमीटर। अग्नि 1 के बाद अग्नि 2 मिसाइल, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, और जब बात अग्नि 3 मिसाइल की होती है तो उसकी रेंज 3000 किलोमीटर से अधिक है, जबकि अग्नि 4 की रेंज 4000 किलोमीटर से ज्यादा, अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीते कुछ वर्षों में कई कारगर कदम उठाए गए हैं। 2014 के बाद कई ऐसे मौके आए हैं जब भारत ने रक्षा क्षेत्र में नई नई तकनीकें विकसित करने में बाजी मारी है। इनमें आर्टिलरी गन है, असॉल्ट राइफल्स हैं,
ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, रडार है, रक्षा क्षेत्र से जुड़े दूसरे उपकरण भी शामिल हैं। और पिछले 8 साल से रक्षा उत्पादन के मामले में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बेहतर रक्षा उपकरण बनाने को लेकर रिसर्च और डिजाइन पर लगातार जोर दिया जा रहा है। अब हमारे यहां ऐसी मिसाइलें या फिर बम बन रहे हैं जो कि ज्यादा विस्फोट क्षमता के साथ तकनीक के लिहाज से भी स्मार्ट हैं, ताकि जंग के हालात में दुश्मन के हर वार का माकूल जवाब दिया जा सके। रक्षा के बाद अब अंतरिक्ष विज्ञान की बात करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने RH-200 रॉकेट का 200वां सफल प्रक्षेपण किया है। एक दिन पहले तिरुवनंतपुरम के थोम्बा तट से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया, जिसे इसरो ने ऐतिहासिक पल बताया। और इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ और अन्य लोग मौजूद रहे। टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के क्षेत्र में इसरो लगातार देश को मजबूत करने के लिए इस तरह के परीक्षण कर रहा है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण है RH-200 रॉकेट का ये प्रक्षेपण। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में इसरो की एक और लंबी छलांग का सबसे ताजा उदाहरण है ये तस्वीरें। अब की बार इसरो के वैज्ञानिकों ने RH-200 रॉकेट का तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से लगातार 200वां सफल प्रक्षेपण किया। काउंटडाउन खत्म होते ही RH-200 रॉकेट ने उड़ान भरी और पलक झपकते ही वो आंखों से ओझल हो गया। रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो के वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इस खास मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रपति ने इसरो की इस उपलब्धि को मील का पत्थर बताया। I will have the privilege of witnessing the launch of the Rohini 200 sounding rocket. It is indeed a great feeling to get connected with a milestone event of India's space program. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के लिए ये साल काफी उपलब्धियों भरा रहा है। हाल ही में देश में निजी स्पेस कंपनी के बनाए गए रॉकेट विक्रम एस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसने इंडियन स्पेस प्रोग्राम को एक अलग ऊंचाई तक पहुंचाया। और अब RH-200 रॉकेट के इस कामयाब प्रक्षेपण ने सफलता की नई इबारत लिख दी, जिसके जरिए मौसम विज्ञान और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नई जानकारियां जुटाई जा सकेंगी। जिसको हम एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग बोलते हैं, एटमॉस्फेयर में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंज आ रहे हैं, इसकी हमको लगातार जानकारी मिलती रहती है। तो चूंकि हमारा इसको बोल सकते हैं कि जो रिलायबल वर्क फोर्स जिसको कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में, कि हमारा रिलायबल वर्क फोर्स है अपर एटमॉस्फेयर की स्टडी करने में। तो इसलिए इसका 200 बार लगातार लॉन्च हुआ है, आगे भी इसके लॉन्च होते रहेंगे और इसका डिफेंस में भी काफी यूज होता है इस तरह के रॉकेट टेक्नोलॉजी का। तो इसमें हमारी सक्सेसफुल दूसरे इलाकों में भी काम में आएगी। टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के क्षेत्र में इसरो लगातार देश को मजबूत करने के लिए परीक्षण कर रहा है। इन परीक्षणों की संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। यानी अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में इसरो कई नए कीर्तिमान रचने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एयर इंडिया की करते हैं, जहां पर आने वाले दिनों में अब एयर इंडिया के कर्मचारी बिल्कुल नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। दरअसल कंपनी ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जो पुरुष और महिला दोनों क्रू मेंबर्स पर लागू होगी। न मोती की बालियां, न लंबे बाल, न पैरों में नजरबट्टू काला धागा, न खनकेंगी चूड़ियां और ना चमकेगी बड़ी बिंदी। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की कमान वापस संभालने के बाद बदलाव भी शुरू कर दिया है। एयर इंडिया को वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस बनाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। लिहाजा फ्लाइट अटेंडेंट्स के पहनावे, मेकअप, लुक्स और वजन को लेकर बदलाव किए गए हैं। एयर इंडिया ने अपने क्रू मेंबर्स की ग्रूमिंग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें ड्रेस कोड में सबसे ज्यादा ध्यान महिला क्रू मेंबर्स पर दिया गया है। एयर होस्टेस की ग्रूमिंग लिस्ट।
अब महिला क्रू मेंबर्स को बिना डिजाइन वाली केवल एक एक चूड़ी पहननी होगी। कान में केवल साधारण टॉप्स ही पहने होंगे। लंबी बालियां नहीं पहनने की सलाह दी गई है। उन्हें अब मोती की बालियां पहनने की अनुमति नहीं है। यानी एयर होस्टेस अब केवल बिना डिजाइन गोल्ड या फिर डायमंड की बालियां पहन सकेंगी। बिंदी का साइज भी तय कर दिया गया है। एयर होस्टेस केवल 0.5 सेंटीमीटर की बिंदी ही लगा पाएंगी। इसके अलावा लिपस्टिक और नेल पेंट्स का भी कलर तय किया गया है। और सभी महिला क्रू मेंबर्स को आई शेडो, हेयर शेड कार्ड को यूज करने की सलाह दी गई है। बालों में केवल 4 काली बॉब पिन्स लगाने की ही इजाजत होगी। इस लिस्ट में पुरुष क्रू मेंबर्स की ग्रूमिंग का जिक्र भी किया गया है और नई गाइडलाइंस में मेल क्रू मेंबर्स के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। जिन क्रू मेंबर्स के सर पर बाल हैं, उनके लिए हेयर जेल लगाना अनिवार्य होगा। वहीं जिन क्रू मेंबर्स के बाल उड़े हुए हैं, यानी सर में बाल कम हैं, तो उन्हें अपना सर क्लीन शेव करना पड़ेगा। और जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, उन्हें बालों को कलर करना होगा और ये कलर नेचुरल होना चाहिए। इसके अलावा गर्दन, कलाई पर किसी भी तरह का धार्मिक चिन्ह गुदवाने की अनुमति नहीं है। एयर इंडिया को वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस बनाने के लिए क्रू मेंबर्स के लिए नियमों में कुछ सख्ती की जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। टाटा ग्रुप अपनी क्रू मेंबर्स के लुक्स और पहनावे को लेकर हमेशा से सजग रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो जेआरडी टाटा जब एयरलाइंस का संचालन करते थे, उस वक्त भी क्रू मेंबर्स के पहनावे का खास ख्याल रखा जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे जानकारों का मानना है कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया को वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस बनाने के लिए नए बदलाव कर रहा है। टाटा के हाथों में एयर इंडिया की कमान आ जाने के बाद काफी समय से बदलाव देखे भी जा रहे हैं, लेकिन इस बदलाव के पीछे वजह क्या है, ये जानने के लिए हमने अपनी संवाददाता साक्षी बत्रा से बात की। एयर इंडिया ने अपने क्रू मेंबर्स के लिए और कैबिन मेंबर्स के लिए काफी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट निकाली है ग्रूमिंग की, जहां पर दोनों मेल्स और फीमेल्स के लिए काफी स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन किए हैं चीजें कि क्या कुछ पहनने में अलाउड है, क्या कुछ नहीं है, किस तरीके से उनको अपने एक्सेसरीज को वेयर करना है, बाल कैसे कटे हुए होने चाहिए, तमाम चीजें उन्होंने बातचीत की है। और इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि जब से एयर इंडिया को टेक ओवर किया है टाटाज ने, तब से ये पहले से ही क्लियर हो चुका था कि टाटाज चाहते हैं कि एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन के तौर पर एयर इंडिया को अब वो आगे लेकर जाएंगे। हम जानते हैं कि एयर इंडिया देश की पहली एयरलाइन है जब इसका नाम इंडियन एयरलाइंस होता था, और तब से लेकर आज तक अगर आप देखें तो कई दशकों से एयर इंडिया ट्रैवलर्स को लेती हुई जा रही है। उसके बाद बहुत से नए प्राइवेट एयरलाइंस भी देश में आते हुए दिखे हमें, लेकिन एयर इंडिया की अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखो, जो भी उनके पहनावे को लेकर रूल्स थे अभी तक, वो कई मामलों में अगर आप देखें तो कुछ सोर्सेस का ऐसा कहना है क्योंकि नए मैनेजमेंट को वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं लगते, इसीलिए मैनेजमेंट उनमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनके बीच या फिर उनकी नजर में एयर इंडिया का एक नया परसेप्शन लेकर आना चाहते हैं। सरकारी एयरलाइन नहीं, लेकिन उसको एक इंटरनेशनल लुक एंड फील देना चाहते हैं। जेआरडी टाटा देश के पहले व्यक्ति थे जिन्हें साल 2029 में पायलट का लाइसेंस मिला था, और पायलट का लाइसेंस लेने के बाद 1932 में जेआरडी टाटा ने भारत में पहली एयरलाइंस शुरू की थी, जिसका नाम रखा गया था टाटा एयर सर्विसेज। उन्होंने इंपीरियल एयरवेज के साथ मिलकर देश के एयरमेल करियर के तौर पर इसको लॉन्च किया था। खुद जेआरडी टाटा बतौर पायलट पहली फ्लाइट को उड़ाकर कराची से मुंबई लेकर आए थे। इसके बाद 1948 में टाटा के एविएशन डिवीजन को एयर इंडिया का नाम मिला था, और 1948 में एयर इंडिया इंटरनेशनल ने यूरोप की पहली उड़ान भरी थी, और तभी से जेआरडी टाटा एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स के ड्रेस का खास ख्याल रखा करते थे। क्रू मेंबर्स के ड्रेस और ग्रूमिंग को लेकर जेआरडी टाटा का मानना था कि उन्हें अपने मेकअप और कपड़ों को लेकर कुछ आजादी होनी चाहिए, उनकी ड्रेसिंग उनके व्यक्तित्व को दर्शाने वाली होनी चाहिए। क्रू मेंबर्स को अपने ग्रूमिंग के समय इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आकर्षक और हास्यास्पद के बीच उन्हें रेखा कहां खींचनी है। उस दौर में टाटा एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स वेस्टर्न कपड़े पहना करते थे। एयर होस्टेस
अब ब्लेजर के साथ स्कर्ट पहना करती थी और उस समय अधिकांश एयर होस्टेसेस या तो यूरोपीय मूल की होती थी या फिर एंग्लो इंडियन हुआ करती थी। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो गया और तब एयरलाइंस सरकार के पास लौटी तो एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स का पहनावा फिर से बदल दिया गया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए उड़ानों के लिए विशेष वीवीआईपी ड्रेस भी रखा गया था, जिसमें ऑनबोर्ड क्रू के सदस्य केवल भारी रेशमी साड़ियां ही पहन सकते थे। एयर होस्टेस स्कर्ट के बजाय साड़ी, घाघरा चोली पहनने लगी। फ्लाइट अटेंडेंट्स की ड्रेसिंग ऐसी रखी गई थी जिससे भारतीय परंपरा की झलक दिखाई दे। इसके बाद साड़ी और वेस्टर्न दोनों का विकल्प दे दिया गया। तभी से एयर होस्टेस को न केवल कपड़े बल्कि अपने मेकअप, अपने हेयर स्टाइल का खास ख्याल रखना होता था। 1992 में सलवार कमीज को लाल और नीले रंग के रंगों में पेश किया गया। साल 2020 में अगस्त के महीने में एयर इंडिया ने अपने क्रू मेंबर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की। इसमें साफ कहा गया था कि शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स, चप्पल, सैंडल, रिप जीन्स नहीं पहननी चाहिए। पहले एयर होस्टेस अपने साथ वैनिटी बॉक्स भी लेकर चला करती थी, पर अब वो चलन नहीं है। उसकी जगह कैबिन लगेज ने ले ली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चीन की राजदूत की, जिनकी नेपाल से छुट्टी हो गई है। हाउ यांकी 4 साल बाद काठमांडू रहने के बाद अब वापस चीन रवाना होंगी, लेकिन अब उनकी जगह चीन का नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया। वैसे राजदूत यांकी की नजर हमेशा काठमांडू से दिल्ली पर ही टिकी रही। हालांकि अब चीन सरकार ने उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया और उन्हें कहीं और तैनात कर दिया गया। यहाँ की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। वो जितनी खूबसूरत हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक उनकी साजिशें हैं। वो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और दूसरे नेताओं के जरिए भारत विरोधी काम करवाती रही हैं, लेकिन अब उनकी विदाई हो गई है। चीनी राजदूत की नेपाल से घर वापसी। काठमांडू से हाओ को बाय बाय। अपनी खूबसूरती और भारत विरोधी एजेंडे के लिए अक्सर सुर्खियों में रही चीन की राजदूत हाओ यांकी की नेपाल से विदाई हो गई है। यानी अब नेपाल के सियासी लोगों को अपनी उंगलियों पर नहीं नचा पाएंगी हाओ यांकी। दरअसल चीन सरकार ने शेनसोंग को नेपाल के लिए अपना नया राजदूत नियुक्त कर दिया है और इसी के साथ अब इस बात पर भी मोहर लग गई है कि हाओ यांकी के कार्यकाल को विस्तार नहीं मिलेगा और नेपाल में हो रहे चुनावों से बदले नए समीकरणों के बीच शेनसोंग वहां चीन की कमान संभालेंगे। वो अभी चीन के विदेश मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर तैनात हैं। So that problem of developing countries has much longer history. चीन की पूर्व राजदूत हाओ यांकी काफी सुर्खियों में रही है। हाओ की उम्र अभी 52 साल है, लेकिन वो अब भी युवाओं से कम नहीं है। वो चीन के विदेश मंत्रालय में 1996 से तैनात है, यानी वो 26 साल से इस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। यांकी अमेरिका और पाकिस्तान में भी अलग अलग पदों पर काम कर चुकी हैं। उन्हें चीन की सॉफ्ट पावर के तौर पर भी जाना जाता है। वो सोशल मीडिया पर भी काफी मशहूर है। हाओ यांकी ने अपने तैनाती के दौरान पाकिस्तान और नेपाल में अपना ऐसा जाल बिछाया कि वो बड़ी तेजी से वहां आम चेहरा बन गई। उन्होंने उर्दू सीखी और वो इसे बोल भी पाती हैं। इसके अलावा हाओ यांकी नेपाल में हर जगह घूमती रहती है। कभी वो स्कूलों में बच्चों से मिलने पहुंच जाती हैं, तो कभी डांस करने लगती। ये बात आम है कि हाओ यांकी का वहां की सियासत में काफी दखल रहा। वो कभी भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दफ्तर में जा सकती थी। वैसे माना ये भी जाता है कि इसी वजह से नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कई बार भारत के विरोध में भी बयान दिए। इतना ही नहीं, ओली ने साल 2020 में अपनी संसद में एक प्रस्ताव पारित करवा दिया था, जिसमें कुछ भारतीय इलाकों को नेपाल में दिखाने की हिमाकत तक की गई थी। इनमें उत्तराखंड के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी शामिल रहे। ऐसा कहा जाता है कि काठमांडू में पिछले 4 साल के अपने कार्यकाल में हाओ यांकी ने एंटी इंडिया एजेंडे को बढ़ावा दिया। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया की अपनी स्टार छवि का भी काफी इस्तेमाल किया। लेकिन अब
नेपाल में चुनाव हो रहे हैं और वहां ओली की पार्टी पिछड़ गई है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि चीन ने नए राजदूत को नेपाल की नई गठबंधन सरकार को साधने के लिए लगाया है। तो सब पर उम्मीद है कि वो उसी मामले में काम करेंगे, जैसा उसी तरह काम करेंगे, उसी ढर्रे पर, उसी लाइन पे जिस पर यांकी कर रही थी, क्योंकि चीनी सरकार का आदेश था। बस फर्क ये था कि यांकी थोड़ा सा ओवर स्टेप कर दी थी। और ये भी उम्मीद की जाती है कि ये चेनसोंग जो है, ये शायद नेपाल के लिए चीन से और कर्जा सिक्योर करने में सफल होंगे, ताकि वो अपने टेन्योर को एक अच्छी दिशा से आगे बढ़ा सके चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ यांकी के ट्विटर पर 68,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब से उनकी काठमांडू टू बीजिंग वापसी हुई है तो वो सोशल मीडिया पर गायब हैं। अमूमन हाउ यांकी की हर दूसरे दिन कोई न कोई नई पोस्ट आ जाया करती थी। वो अब 1 महीने से गायब हैं। पिछले महीने 25 अक्टूबर को उन्होंने नेपाल से जाने का ट्वीट किया था, लेकिन इसके बाद से उनका कोई ट्वीट कहीं नजर नहीं आया। ये बात अलग है कि हाउ यांकी के प्रोफाइल में अब भी एम्बेसडर और नेपाल शब्द जुड़े हुए हैं, यानी वो इसका मोह अब तक नहीं छोड़ पाई हैं। वैसे पिछले दिनों ये चर्चा भी चली थी कि चीन आसियान देशों के मामले में दखल देने के लिए हाउ को इंडोनेशिया भेज रहा है, लेकिन खुद हाउ यांकी ने इसके बारे में सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि ट्विटर यूजर्स ने उन्हें टैग कर उनकी खबर जरूर पूछ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो यांकी ने नेपाल को चीन की गोद में बिठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब श्रीलंका कंगाल हुआ तो नेपाल के लोगों को भी ये बात समझ में आ गई कि चीन उन्हें भी कर्जदार बना देगा, यानी चीन उनका हाल श्रीलंका जैसा कर सकता है। वैसे एक ये भी वजह रही है कि नेपाल में हाउ यांकी का दखल कुछ कम होता चला गया, लेकिन अब वहां चेनसोंग नए राजदूत आ गए हैं। वो अभी फिलहाल चीन के विदेश मंत्रालय में कार्यरत हैं और पद है डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल का। वो इस पद पर रहते हुए एशिया के मामलों को देखते हैं, साथ ही उनकी नजर अफगानिस्तान पर भी रहती है। लेकिन अब वो नेपाल में चीन का अगला जिम्मा संभालेंगे। कहा वैसे भी जा रहा है कि शेन पहले से ही नेपाल में दखल रखते हैं, वो कई राजनयिकों को पहले से जानते हैं। वैसे पहले कहा यह भी जा रहा था कि चीन ने नेपाल को अभी इस नियुक्ति के बारे में सूचित नहीं किया है। हालांकि नेपाल की मीडिया में इस बारे में चर्चा होने लगी थी, लेकिन नेपाल का विदेश मंत्रालय आधिकारिक तौर पर कोई नोटिफिकेशन मिलने से इनकार करता रहा, जबकि नेपाल के राजदूत ने पहले ही चेनसोंग को बधाई तक दे डाली थी। देखिए, भारत के नजरिए से तो यह है कि चेनसोंग चीन की ही पॉलिसी बढ़ाएंगे और अफगानिस्तान में चीन की जो नजर है वहां की 3 खरब डॉलर के मिनरल्स पे, खनिज संपदा पे, उसकी वजह से चीन वहां से तो इतनी जल्दी न हटने वाला है, न अपनी नीति में परिवर्तन करने वाला है। इसीलिए चेनसोंग भी नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे। वैसे भी एक चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कोई भी राजदूत जो है वो अपने साथ नई नीति लेके नहीं आता है। जो सरकार की नीति होती, विदेश नीति, अगर सरकार नहीं बदली होती तो उसी विदेश नीति पर वो आगे बढ़ता है। तो चेनसोंग भी उसी पे आगे बढ़ेंगे। अब यह है कि अफगानिस्तान में वो चीन की प्रेजेंस को कितना सॉलिडिफाई कर सकते हैं, कितना सीमेंट कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अफगानिस्तान में पैसे की कमी है और अफगानिस्तान को चीजें चाहिए जो कि चीन मुहैया करा सकता है, और चीन को उनकी खनिज संपदा चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो चेनसोंग के खिलाफ जाएगी वो ये है कि अफगानिस्तान का उनका एक्सपीरियंस जो है वो शायद नेपाल में बहुत काम ना आए, क्योंकि नेपाल और अफगानिस्तान की स्थितियां अलग अलग हैं। नेपाल में कोई इस तरह की अतिवादी सरकार नहीं है, फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट नहीं है। नेपाल हिंदू राष्ट्र भले अभी नहीं है, लेकिन नेपाल भारत के प्रति बहुत नजदीक रहा है। तो इस सब को देखते हुए ये नहीं लगता मुझे कि चेनसोंग जितना यांकी ने किया उससे ज्यादा कुछ नेपाल को भारत के विमुख कर सकेंगे। मुझे तो यही लगता है। प्रयागराज में संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले 2023 की तैयारियां जोरों पर है। इस बार माघ मेले की तैयारियां खास हैं, बहुत भव्य तरीके से माघ मेला होगा। प्रशासन और पुलिस
हर साल लगने वाले माघ मेले के पारंपरिक अवसर पर इस बार खास तैयारियां करने में जुटे हैं। माघ मेले की तैयारियों पर देखिए ये रिपोर्ट। आस्था और भक्ति की धरती कुंभ नगरी प्रयागराज में सज रहा है माघ मेला का संसार। संगम की धारा पर आस्था के सबसे बड़े माघ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। 2023 में होने जा रहे माघ मेले को लेकर उत्साह तो है ही, माहौल भी पिछले सालों के माघ मेलों की तरह ही इस बार भी प्रयागराज को भक्तिमय कर रहा है। यहाँ सूने पड़े रेतीले मैदान अब तंबुओं का शहर बनने लगा है। घाट तैयार हो रहे हैं। संगम घाट पर नावों को तैयार किया जा रहा है। रास्तों के समतलीकरण का काम चल रहा है। साज सज्जा के लिए सामान विशेष आना शुरू हो गए हैं। संगम में नदी से इस पार से उस पार जाने के लिए कई पीपे के पुल बनाने का काम शुरू हो चुका है। माघ मेले की तैयारियों में लगे माघ मेला अधिकारी कहते हैं कि 2023 का माघ मेला कई खासियत से भरा होगा। ये पावन माघ मेला जो इस साल का है 6 जनवरी से शुरू होकर और मिड फेब तक जाएगा। हम लोग पूरी तैयारी में लगे हैं। जितने टेंडर्स हो रहे हैं सब हो गए हैं। मेला प्राधिकरण जो है लैंड की लेबलिंग कर रहा है। PWD जो पांटून पून और चेकलर प्लेट्स लगा रहा है। जल निगम अपनी पाइपलाइंस और नल की व्यवस्था कर रहा है। बिजली विभाग सब स्टेशन बना रहा है और लाइनों को लेइंग करना का काम शुरू करने वाला है। साथ ही साथ देखेंगे आप लोग की जो इस बार का मेला है 645 हेक्टेयर के आसपास के एरिया में बसाया जाएगा। कुल मिलाकर बहुत भव्य तरीके से माघ मेला बसाया जा रहा है और इस बार पुलिस और प्रशासन कुछ अलग करने में जुटे हैं। प्रशासन की माने तो इस बार मेले में वास्ट लाइट लगाई जा रही है ताकि दिन की तरह रात में भी मेला नजर आए। लाइट्स के लिए हर सेक्टरों में पावर सब स्टेशन भी बनाया जा रहा है। हर जगह सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को ज्यादा दिक्कत न हो। स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं को डुबकी के लिए कई स्नान घाट बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए भी स्नान घाटों पर अलग से इंतजाम किया गया है। मेले में स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाएगा। बड़ी संख्या में स्वच्छता कर्मी माघ मेला क्षेत्र में तैनात किए जा रहे हैं। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। अलग से अस्पताल का इंतजाम किया गया है। हर सेक्टरों में स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए जा रहे हैं जिसमें एक डॉक्टर की भी तैनाती है। यही नहीं, अलग से बनाए SP, एडिशनल SP और CO सुरक्षा की कमान संभालेंगे। 10 से ज्यादा पुलिस थाने और 30 अलग से पुलिस चौकी भी बनाई जा रही है। 10 से ज्यादा दमकल विभाग कार्यालय भी बनाए जा रहे हैं। सिविल ड्रेस में भी पुलिस को तैनात किया जा रहा है। हर आने जाने वालों पर CCTV से निगाह रखी जाएगी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निगरानी की जाएगी। पूरे मेले की ड्रोन कैमरे से भी निगरानी होगी। माघ मेला 2023 का आगाज तो पुलिस भूमि पूजन के साथ पहले ही कर चुकी है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुलिस महकमे के आला अधिकारियों ने संगम मार्ग पर माघ मेला पुलिस लाइन के निर्माण से पहले भूमि पूजन किया था और अब तैयारियों जोरों पर है। कई सेक्टरों से बसने वाले इस माघ मेले को कई सुरक्षा के घेरों में रखा जाएगा। इस धार्मिक मेले में देश से ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं, इसलिए सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। माघ मेले के दौरान स्नान पर्व पर संगम क्षेत्र की छटा अलौकिक होती है। इस बार माघ मेले का पहला स्नान पौष पूर्णिमा 6 जनवरी को है। वहीं दूसरा स्नान पर्व मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को। तीसरा स्नान पर्व मौनी अमावस्या 21 जनवरी को है। चौथा स्नान पर्व माघी पूर्णिमा 5 फरवरी और पांचवा स्नान पर्व महाशिवरात्रि 16 जनवरी 2023 को होगा। यहीं से माघ मेले का समापन भी हो जाएगा। प्रयागराज के संगम किनारे 6 साल पर कुंभ, 12 साल पर महाकुंभ और हर साल माघ मेला लगता है। हर साल लगने वाले माघ मेले में देश भर से साधु संत संगम तट पर 1 महीने तक अल्पवास करते हैं और संगम की रेत पर रहकर आस्था का असली तरीका बताते हैं। इस दौरान पूरा संगम क्षेत्र पूरी तरह से आस्थामय हो जाता है और कुंभ नगरी को दिव्य और भव्य बना देता है। आनंद राज के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।